Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of biochemistry, I will deliver my talk on general introductions of metabolism and mainly focus on glycolytic reactions, that is also called as glycolysis. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज बायोकेमिस्ट्री की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में मेटाबॉलिज्म क्या है इस पे मैं थोड़ी चर्चा करूंगा और ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल होती है उस पे मैं डिटेल में आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा. सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोलाइसिस. अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. अब अपनी फीडिंग डाइट में सभी तरह के खाद्य पदार्थ अपन खाते हैं. अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, न्यूक्लिक एसिड्स भी होता है. ये सभी फूड स्टफ्स इंटेस्टाइन में जाने के बाद में इनका डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद में ये जितने भी प्रोडक्ट है, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम्स के द्वारा लीवर में जाते हैं और लीवर के बाद में ये फिर ब्लड स्ट्रीम्स के द्वारा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और हर सेल्स में इनका फिर ऑक्सीडेशन होता है, अलग अलग तरह की उपापचयी क्रियाएं संपादित होती है. तो मेटाबॉलिज्म को सिंपली इस तरह अपन डिफाइन कर सकते हैं कि शरीर में होने वाली सभी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं मेटाबॉलिज्म के नाम से जानी जाती है. All metabolic reactions which takes place inside the body are collectively called as metabolism. अब कुछ मेटाबॉलिज्म तो ऐसी है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है. कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. इसकी बेसिस पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है ये दो प्रकार की होती है. एक तो कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में तो क्या होगा, इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है. तो जितने भी जटिल मॉलिक्यूल हैं वो जटिल मॉलिक्यूल यदि सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस तरह की जो उपापचयी क्रियाएं होती है ये कैटाबॉलिज्म के नाम से जानी जाती है. जबकि एनाबॉलिज्म में क्या होगा, इसके अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स जटिल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है. जैसे एमिनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, मान लो एमिनो अम्ल से प्रोटीन्स बन रहे हैं, ये एनाबॉलिक इवेंट है. ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, ये एनाबॉलिक इवेंट है. तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शंस हैं ये दो टाइप की होगी. एक तो कैटाबॉलिज्म, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, और एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. एक टाइप इसकी और हो सकती है एक्सोजिनस मेटाबॉलिज्म और एंडोजिनस मेटाबॉलिज्म. एक्सोजिनस मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, इस तरह की उपापचयी क्रियाएं जो होती है ये एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है. एक्सोजिनस रिएक्शंस आर मेनली कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है ये शरीर में एसिमिलेशन से रिलेटेड होती है, क्योंकि आपने जो भी भोजन खाया उसका डाइजेशन हो गया, इंटेस्टाइन में उसका अब्जॉर्प्शन हो गया. अब बॉडी में ये बिल्डअप एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर काम में आती है. मान लीजिए प्रोटीन के डाइजेशन से एमिनो एसिड्स बने, अभी एमिनो एसिड कोशिकाओं में जाके वापस प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, बॉडी के एसिमिलेशंस में, बॉडी की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है ये एंडोजिनस यानी अंतर्जात, ये कहलाती है एक्सोजिनस या बहिर्जात. अब एक्सोजिनस रिएक्शंस जो होती है ये जनरली एक्सोथर्मिक प्रकार की भी होती है, यानी उष्मा छेपी.
कैटाबोलिक रिएक्शन जब भी होगी उसके अंदर जटिल मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और उसके अंदर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, हीट की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शंस होता है। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, इसमें ऊर्जा का अवशोषण होगा, ये ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। तो जब भी सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, और जब भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कुछ बेसिक इनकी टाइप्स है मेटाबॉलिज्म की। इसके अलावा दो टर्म और काम में आते हैं कई बार, एक तो जनरल मेटाबॉलिज्म, एक होता है स्पेशल मेटाबॉलिज्म। जनरल मेटाबॉलिज्म में वो सारी उपापचयी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर होती रहती है। और स्पेशल मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, कोई स्पेशल सब्सटेंस है या कोई फूड स्टफ का स्पेशल ग्रुप है, उन फूड स्टफ का जब बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, उपापचयी क्रियाएं होती है, उनको स्पेशल मेटाबॉलिज्म की श्रेणी में माने जाता है। या और कोई मान लीजिए कोई जीनोबायोटिक कंपाउंड जैसे आपने मान लीजिए एंगल्फ कर लिया, या पर्टिकुलर डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन आप ले रहे हो, मान लो अब ये मेडिसिन के मॉलिक्यूल है, इनका भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा और इनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो पसीने के द्वारा, सांस के द्वारा, यूरिन के द्वारा, फीकल मैटर के द्वारा ये बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होते रहते हैं। तो ये एक जनरल बेसिक आइडिया है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार की होती है। अब आपके कोर्स में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी है, क्योंकि अपने फूड स्टफ में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स भी हैं, फैट भी है, न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, इन सभी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये आपके कोर्स में है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर कौन कौन सी इवेंट्स होगी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी इवेंट्स होगी, फैट मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी इवेंट्स होगी, न्यूक्लिक एसिड का बॉडी में डिग्रेडेशन कैसे होता है, इन सभी पे डिटेल पे अपन चर्चा करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो मुख्य रिएक्शन जो आपके कोर्स में है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, इसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रेब्स साइकिल की जो प्रक्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड बनता है वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। ये एसिटिल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके अंदर क्रेब्स साइकिल है वो संपादित होती है। हाँ, इसके अलावा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पीपीपी, ग्लाइकोजेनेसिस, इसके अंदर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है। आपकी डाइट में यदि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपकी डाइट में यदि आप फैट भी है, आपकी डाइट में यदि प्रोटीन्स भी हैं, तो ये प्रोटीन और फैट के मॉलिक्यूल ये भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से जब ग्लाइकोजन का संश्लेषण हो वो परिघटना ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसके अंदर ग्लाइकोजन का विखंडन होगा, क्योंकि जब भी आप मान लीजिए भूखे रहते हो, सपोज है आपने वाले पूरे दिन भर खाना नहीं खाया या बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज अवेलेबल है वो कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद में फिर लीवर में जो ग्लाइकोजन संचित है उस ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन होता है। लीवर का ग्लाइकोजन भी जब काम में आ जाता है तो फिर मांसपेशियों ग्लाइकोजन है वो काम में आने लग जाता है। लेकिन मांसपेशियों में लगातार एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है और जो लैक्टिक एसिड जब भी बनेगा आपकी मांसपेशियों में थकावट है वो महसूस होगी। और एक इसके अंदर कोरे साइकिल है। कोरे साइकिल में क्या होगा, इसके अंदर जो मसल्स का ग्लाइकोजन है वो लीवर के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकता है, लीवर का ग्लाइकोजन मसल के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकता है। तो कुल मिला के ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में 7 बेसिक रिएक्शंस हैं। इस पे एक एक करके मैं आपसे चर्चा करूँगा, इनके अलग अलग छोटे छोटे व्याख्यान हैं वो बनेंगे। अब
कुछ कॉमन बातें और सबसे पहले जैसे ग्लाइकोलाइसिस अपन स्टार्ट कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होगा, इसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। और ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कॉमन रिएक्शन है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है। और ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, जबकि क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में संपन्न हो रही है तो इसको कोई सबस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं है, कोई बेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये रिएक्शन 3 डायमेंशनल रिएक्शंस है। और इसकी खोज 3 साइंटिस्ट थे, एम्पडेन, मेयरहॉफ और पार्नास। इन 3 साइंटिस्ट की डिस्कवरी की बेसिस पे इसको EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे। और ये 3 साइंटिस्ट है इसमें, E फॉर एम्पडेन, M फॉर मेयरहॉफ एंड P फॉर पार्नास। अब ये जो रिएक्शन है ये टोटल 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये 10 स्टेप मैंने यहाँ पर दिखा रखी है, जिसके अंदर फॉस्फोरिलेशन की रिएक्शन है, इसके अंदर ATP का यूज होता है। आइसोमराइजेशन, इसके अंदर आइसोमर की फॉर्मेशन होती है। फॉस्फोरिलेशन, यहाँ पर फिर ATP मॉलिक्यूल्स का यूज होता है। एल्डोल क्लीवेज, इसके अंदर बॉन्ड जो होता है कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में, उस बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। आइसोमराइजेशन के अंदर आइसोमर की फॉर्मेशन होती है। फॉस्फोरिलेशंस के अंदर फॉस्फेट इनऑर्गेनिक का यूटिलाइजेशन होता है। सिंथेसिस ऑफ ATP, यहाँ पर ADP ATP में कन्वर्ट होगी। इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इसमें कोई मॉलिक्यूल कार्बन, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे उसकी जैसे शिफ्टिंग होती है। डिहाइड्रेशन की जो इवेंट है इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं और लास्ट में पायरुविक एसिड बनता है। तो इस तरह कुल मिला के ग्लाइकोलाइसिस जो है ये 10 स्टेप में कंप्लीट होगा। अब इन दिस स्टेप को भी 2 मेन पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहली 5 रिएक्शन और इसके बाद में दूसरी 5 रिएक्शन। अब यहां पर 1 से 5 जो रिएक्शंस हैं इसमें आप देख रहे हो ATP का यूज होता है। जैसे इसमें पहली रिएक्शन, यहां पर ATP का यूज हो रहा है। 3 नंबर की जो रिएक्शन है इसमें ATP का यूज हो रहा है, जबकि 5 के बाद में जो रिएक्शंस हैं वहां पर ATP का प्रोडक्शंस होता है। जैसे यहाँ ATP बन रही है, वहाँ ATP बन रही है, यहाँ पर NADH2 बन रहा है। तो पहला जो पार्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, इसके अंदर तो ATP का कंजप्शंस है और सेकंड जो इसका हाफ पार्ट है उसके अंदर ATP का प्रोडक्शंस है। इसलिए प्रारंभिक जो पार्ट है इसका, यानी पहली जो 5 रिएक्शंस हैं, इसको इन्वेस्टमेंट पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन्वेस्टमेंट है, जैसे बैंक में आपने कोई पूंजी जैसे वो जमा कर दी है, बैंक में रुपये जैसे डिपॉजिट कर दिए, तो ये इन्वेस्टमेंट है। अब ये बैंक में जो पैसा है ये साल 2 साल पड़ा रहेगा, उसके बाद में आपको फिर ब्याज मिलने लग जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज किस रूप में मिल रहा है? ATP के रूप में। तो पहली जो 5 रिएक्शंस हैं ये तो इन्वेस्टमेंट पाथवे के नाम से जानी जाती है, और लास्ट की जो 5 रिएक्शंस हैं ये अर्निंग पाथवे के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर कमाई होने लग जाती है। ATP का यहाँ पर नेट गेन जो है वो होने लग जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के 2 स्टेप हो गए, पहली 5 इन्वेस्टमेंट पाथवे और लास्ट की जो 5 स्टेप है वो होगी अर्निंग पाथवे। अब एक एक रिएक्शंस को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक चीज और, इसमें टोटल 10 रिएक्शंस होगी। ग्लाइकोलाइसिस इज कंप्लीटेड इनटू 10 स्टेप्स। अब इन 10 पदों में पहले नंबर की रिएक्शन, 3 नंबर की रिएक्शन और
10 नंबर की रिएक्शन, 1 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, ये 3 रिएक्शंस तो होती है यूनिडायरेक्शनल, और बाकी की जो रिएक्शंस हैं पहली, तीसरी और 10वीं को छोड़कर, ये रिएक्शन होती है दोनों दिशाओं में, इसलिए इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। तो यहां पर इस साइकिल में आप देख रहे हो मैंने नीले रंग में जो एरो दिखाए हैं ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस हैं। ये पहली नंबर, ये तीसरी नंबर, ये 10वें नंबर की रिएक्शन। यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे ग्लूकोज का रूपांतरण हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो एंजाइम कहाँ में आ रहा है, ग्लूकोकाइनेज। लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो उसके अंदर दूसरा एंजाइम काम में आएगा और वो एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। लेकिन जो बाइडायरेक्शनल रिएक्शंस होती है उसमें सेम एंजाइम दोनों रिएक्शंस को संपादित कर देगा। जैसे ये एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज, अब ये एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट कर सकता है और यही एंजाइम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसमें आप ध्यान रखिए, ग्लाइकोलाइसिस इज कंप्लीटेड इनटू 10 स्टेप्स। अमॉन्ग दीज 10 स्टेप, फर्स्ट, थर्ड एंड 10th आर यूनिडायरेक्शनल इन नेचर एंड व्हाइल रिमेनिंग रिएक्शंस आर बाईडायरेक्शनल और रिवर्सिबल इन नेचर। अब इनके एक एक रिएक्शंस पे मैं डिस्कस करूंगा। पहली रिएक्शंस है फॉस्फोरिलेशन। इस रिएक्शंस में क्या होगा, अब ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। यहां पर आप कार्बन की संख्या भी ध्यान में रखिए, कहां कहां एटीपी यूज में आ रही है, कहां कहां एटीपी बन रही है और कहां कहां पर इसमें हाइड्रोजन निकल रही है और हाइड्रोजन को कौन कौन से कोएंजाइम्स उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले रिएक्शंस में क्या होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन है और ग्लूकोज के 6ठे कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप है वो लगता है। अब क्वेश्चन है कि ये फॉस्फेट आया कहाँ से, ये फॉस्फेट आता है एटीपी के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा, एटीपी का मॉलिक्यूल एडीपी में कन्वर्ट होता है, एटीपी कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी में तीन फॉस्फेट है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो सकती है, एडीपी एएमपी में कन्वर्ट हो सकती है। तो एटीपी में तीसरा फॉस्फेट ग्रुप जब रिलीज होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप इस ग्लूकोज के 6ठे कार्बन के साथ जुड़ जाता है और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और यहाँ पर एंजाइम क्या होगा, ग्लूकोकाइनेज, क्योंकि यहाँ पर मेन जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज है। यदि फ्रुक्टोज होता तो एंजाइम का नाम हो जाता फ्रुक्टोकाइनेज। इसमें 6 कार्बन है तो कई बार इसको हेक्सोकाइनेज भी बोल सकते हैं कॉमनली, लेकिन मोर स्पेसिफाइड करने के लिए इस एंजाइम का नाम क्या होगा, ग्लूकोकाइनेज। सो इन फर्स्ट रिएक्शन in the presence of enzyme glucokinase, glucose is converted into glucose 6 phosphate and here phosphate group is provided by ATP. अब यहाँ पर मैग्नीशियम आयन ये यहाँ पर एक्टिवेटर का काम करेगा। एंजाइम के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट एंजाइम जो होता है उसको होलो एंजाइम बोलता है, और होलो एंजाइम के 2 पार्ट है, एपो एंजाइम और इसमें मतलब एक तो इसका जो प्रोटीन युक्त पार्ट है, एक नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट है। नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट जब इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है तो उसको एक्टिवेटर बोलता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है तो उसको कोएंजाइम्स बोलता है। तो यहाँ पर एक्टिवेटर जो है वो मैग्नीशियम आयन है। सो ये पहली रिएक्शन यूनिडायरेक्शन और ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब सेकंड जो स्टेप है इसमें दैट इज आइसोमराइजेशन। अब इस रिएक्शन में नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर समावयव मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी, आइसोमर की फॉर्मेशन होगी।
और जहाँ भी आइसोमर्स बनते हैं वहाँ पर एंजाइम का नाम होता है आइसोमेरेज। तो सेकेंड रिएक्शंस में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, केवल फर्क किसका है, फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए एल्डोज टाइप की शुगर है, और फ्रुक्टोज के अंदर कीटोज ग्रुप होता है, इसलिए ये कीटोज टाइप की शुगर है। तो यहां पर एल्डोज शुगर का कीटो शुगर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था ये कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहां पर अणुभार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नो चेंज। जितने कार्बन इसमें है उतने कार्बन इसमें है, जितने हाइड्रोजन इसमें है उतने हाइड्रोजन इसमें है, जितने ऑक्सीजन इसमें है उतने ऑक्सीजन इसमें है, जितने फॉस्फेट इसमें है उतने फॉस्फेट इसमें है। तो सेकेंड रिएक्शन ये बाई डायरेक्शनल होगी और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम यहां पर क्या होगा, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। तीसरी रिएक्शन ये फिर होती है फॉस्फोरिलेशन। अब यहां पर पहला एटीपी काम में आया, यहां पर सेकंड एटीपी काम में आ रहा है। तो पहली जो रिएक्शंस हैं इसको फॉस्फोरिलेशन फर्स्ट के नाम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज फॉस्फोरिलेशन फर्स्ट। और तीसरी जो रिएक्शन है इसको आप फॉस्फोरिलेशन सेकंड के नाम से भी डेजिग्नेट कर सकते हो। अब तीसरी रिएक्शन है ये भी एक ही दिशा में होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। और इस रिएक्शंस में क्या होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की उपस्थिति में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर क्या होगा, इस फ्रुक्टोज के छठे कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप पहले से लगा हुआ है। अब यहां पर इस फ्रुक्टोज के पहले कार्बन पर फॉस्फेट और लग जाता है। अब ये पहले कार्बन का जो फॉस्फेट है इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये एटीपी। तो यहां पर एक एटीपी मॉलिक्यूल्स का कंजप्शन हुआ, यहां पर एक एटीपी मॉलिक्यूल्स का कंजप्शन हुआ, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुई और इसका जो फॉस्फेट है वो इस फ्रुक्टोज के पहले कार्बन के साथ जुड़ गया। अब इस फ्रुक्टोज में पहले कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, छठे कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका नामकरण क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और एंजाइम यहां पर होगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये रिएक्शन भी यूनिडायरेक्शनल है। जितनी भी यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस हैं उसको मैंने नीले कलर में, नीली चौक से जैसे इंडिकेट किया है। अब चौथी रिएक्शंस ये होती है एल्डोल क्लीवेज। अभी तक इसमें 6 कार्बन चल रहे हैं, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में 6 कार्बन है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इसके अंदर भी 6 कार्बन है। अब इस फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में क्या होगा, इसमें तीसरे और चौथे कार्बन, तीसरा और चौथा कार्बन, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड यहां पर टूटेगा और तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में बॉन्ड का जो डिग्रेडेशन है, बॉन्ड का जो ब्रेकडाउन है, इसको एल्डोल क्लीवेज के नाम से जाना जाता है। और एल्डोल क्लीवेज में पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम्स का नाम क्या हो जाएगा, एल्डोलेज। जो चौथी स्टेप में क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जिसमें 6 कार्बन है, ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में डिग्रेड हो जाता है। और ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल कौन से हैं, एक तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको शॉर्ट में DHAP इसके नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं अपन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, शॉर्ट में इसको DHAP। और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड या PGAL, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। तो यहां पर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल के विखंडन से 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल यहां पर बन रहे हैं।
तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहे हैं। एक 13 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये जो मॉलिक्यूल है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3PgAl, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, क्योंकि दोनों के अंदर 3 कार्बन है, सेम हाइड्रोजन है, सेम ऑक्सीजन है, और एक एक फॉस्फेट ग्रुप भी है दोनों में। इसके अंदर भी एक फॉस्फेट ग्रुप है, इसके अंदर भी एक फॉस्फेट ग्रुप है। अब पांचवी जो रिएक्शंस हैं ये फिर होती है इसमें आइसोमराइजेशन। अब यहां पर आप देख रहे हो एक आइसोमराइजेशन यहां हो गया, सेकंड आइसोमराइजेशन यहां पर हो रहा है, इसलिए ये जो आइसोमराइजेशन है इसको आइसोमराइजेशन फर्स्ट के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इस रिएक्शंस को आप आइसोमराइजेशन सेकंड के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब पांचवी रिएक्शंस में क्या होगा, एंजाइम फॉस्फोट्रायोआइसोमेरेज, इस एंजाइम की उपस्थिति में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब PgAl का एक मॉलिक्यूल तो पहले से ही था, क्योंकि जब इसके अंदर जब डिग्रेडेशन हुआ तो एक मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का बन रहा है, एक मॉलिक्यूल PgAl का बन रहा है। अब पांचवी रिएक्शंस में क्या हो रहा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो रहा है PgAl में। तो PgAl का एक मॉलिक्यूल तो पहले ही था, एक मॉलिक्यूल इसके कन्वर्ट होने से बन गया। अब यहाँ पर PgAl के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब आगे जो भी काउंटिंग होगी उसको अपने को डबल डबल काउंट करना है। जैसे यहाँ पर ATP काम में आ रही है तो एक ATP काम में आ रही है। अब आगे ATP बन रही है, इसका मतलब 2 ATP बन रही है, क्योंकि 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का अब यहाँ पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो संपादित हो रही है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है 3 कार्बन इंटू 2, यानी जो PgAl है इसके अंदर 3 कार्बन है और इसके 2 मॉलिक्यूल है। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो ये इस ग्लाइकोलाइसिस का पहला जो पार्ट है दैट इज इन्वेस्टमेंट पाथवे, और ये इन्वेस्टमेंट पाथवे ग्लूकोज से लेके ये PgAl तक ये संपादित होगा। अब यहाँ पर ATP आपने इन्वेस्ट कर दी, आउटपुट नहीं मिला अभी तक, अभी तो ATP का कंजप्शन हुआ है और मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन हुआ है। अभी इस इन्वेस्टमेंट के बदले फिर आपको आउटपुट मिलेगा, अब इसका आपको ब्याज मिलेगा, अर्निंग मिलेगी, है ना। अब सेकंड पार्ट में भी 5 रिएक्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट पाथवे में भी 5 स्टेप हैं और अर्निंग पाथवे के अंदर भी 5 स्टेप्स हैं। अब छठी जो स्टेप है वो होती है इसमें फॉस्फोरिलेशन विथ डिहाइड्रोजनेशन। फॉस्फोरिलेशन विथ डिहाइड्रोजनेशन, अब यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर ऐड होगा, लेकिन ये फॉस्फेट जो है ये ATP के द्वारा प्रोवाइड नहीं हो रहा है, ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक टाइप का है, ये ATP के अलावा अदर सोर्स से साइटोप्लाज्म में जो अवेलेबल जो भंडार है फॉस्फेट का उसके द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर एंजाइम होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड के तीसरे कार्बन पर तो फॉस्फेट पहले से ही अटैच है। अब इसके पहले कार्बन पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और अटैच हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी निकलती है, हाइड्रोजन निकल रही है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये कोएंजाइम NAD निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसके द्वारा ये हाइड्रोजन ग्रहण की जाती है, और NAD हाइड्रोजन रिसीव करने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। अब ये जो NADH2 है ये आगे चलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ये प्रवेश करेगा, है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपादित होती है, और एक NADH2 के ऑक्सीडेशन से 3 ATP की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर चूंकि 2 मॉलिक्यूल PgAl के हैं इसलिए यहाँ पर
NADH2 के भी 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहाँ पर, इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि आगे जो भी काउंटिंग होगी वो डबल डबल होगी। तो यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन भी हो रहा है और डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो 3PGL का मॉलिक्यूल था ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके तीसरे कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप है, इसके पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिमूव होती है ये हाइड्रोजन इस कोएंजाइम NAD के द्वारा ग्रहण की जाती है और NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। अब 7 जो स्टेप है इसमें सबस्ट्रेट लेवल पर ATP का प्रोडक्शन होगा। तो 7th स्टेप में क्या होगा, एंजाइम यहां पर काम आएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। ATP जहां भी बन रही है, काम में आ रही है, वहां पर एंजाइम हमेशा काइनेज शब्द काम में आएगा। आप देख लो पहली स्टेप में ATP काम में आ रही है, एंजाइम के आगे काइनेज लिखा हुआ है। तीसरी स्टेप में ATP काम में आ रही है, एंजाइम के आगे काइनेज लिखा हुआ है। यहां पर ATP बन रही है, एंजाइम के आगे काइनेज शब्द है। 10वीं स्टेप में भी ATP बनती है, यहां भी काइनेज शब्द है। तो काइनेज का मतलब काइनेटिक्स, गत्यात्मकता, एनर्जी। तो ATP का कंजप्शन होगा, वहां पर एंजाइम का नोमेनक्लेचर काइनेज के साथ होगा, और ATP जहां पर कंज्यूम हो रही है वहां पर भी काइनेज शब्द है, काम में आता है। तो ATP बनेगी, ATP काम में आएगी, वहां पर एंजाइम के अंत में हमेशा काइनेज शब्द लिखा जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखें। तो इस स्टेप में क्या होगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इस मॉलिक्यूल में पहले कार्बन पर भी फॉस्फेट है, तीसरे कार्बन पर भी फॉस्फेट है। अब यहाँ का पहले कार्बन का जो फॉस्फेट ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा और ये फॉस्फेट ग्रुप इस ADP के साथ अटैच होगा और ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ATP में। तो यहाँ पर ADP प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक और ये कन्वर्ट हो गया ATP में। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर ATP के काउंटिंग है वो डबल होगी, कारण PGL के मॉलिक्यूल 2 है तो यहाँ पर 2 ATP बन रही है, क्योंकि 2 PGL का यहाँ पर ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये फिर होता है इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इंट्रामॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल वही है, उसी के कोई ग्रुप है वो एक कार्बन से हटके दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो गए। तो एक तरह से म्यूटेशन जो होती है, एक तरह से उत्परिवर्तन जो होता है, उस तरह की ये परिघटना है। और इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में भाग लेने वाले जितने भी एंजाइम्स होंगे उनके अंत में म्यूटेज शब्द लिखा जाएगा। तो इस रिएक्शंस में आप देख रहे हो एंजाइम यहाँ पर क्या है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ये इस रिएक्शन के आगे की स्टेप में दिखा रहा हूँ, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब यहाँ पर चेंजिंग क्या आ रही है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो था इसमें फॉस्फेट ग्रुप है तीसरे कार्बन पर, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है 3 नंबर के कार्बन पर। अब ये फॉस्फेट ग्रुप 3 नंबर के कार्बन से शिफ्ट हो गया 2 नंबर के कार्बन पर, और चेंजिंग कोई नहीं है, नहीं तो इसके अणुभार में चेंजिंग हुई है। केवल 3 नंबर का कार्बन पे जो फॉस्फेट लगा हुआ था वो फॉस्फेट ग्रुप शिफ्ट हो गया 2 नंबर के कार्बन पे। तो एक तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट यहाँ पर हो रहा है, यानी एक ही अणु के अंदर है, ये अंदर की व्यवस्था है। तो 3 कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप ये शिफ्ट हो गया 2 नंबर के कार्बन पे, और मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंजाइम यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब 9th स्टेप ये होती है, इसमें डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का मॉलिक्यूल्स यहां पर निकलेगा। तो इस 9th स्टेप में यहां पर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, इससे पानी का मॉलिक्यूल है यहां पर रिमूव होगा। लेकिन यहां ध्यान रखें 2 मॉलिक्यूल पानी के निकल रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल है वो डबल डबल है।
तो 9th स्टेप में क्या होगा, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, इससे एक मॉलिक्यूल पानी का रिमूव होगा और पानी के मॉलिक्यूल के रिमूव होने के कारण ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, और एंजाइम यहाँ पर होता है इनोलेज। सो इन प्रेजेंस ऑफ इनोलेज 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ये रिएक्शन भी बाई डायरेक्शनल है। अब लास्ट स्टेप, यहाँ पर फिर एटीपी बनेगी और लास्ट जो स्टेप है 10वें नंबर की स्टेप, ये भी यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में होती है। और यहाँ पर एंजाइम पायरुविक काइनेज की प्रेजेंस में, एंजाइम पायरुविक काइनेज की प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है और ये फॉस्फेट एडीपी के साथ जुड़ जाता है और एडीपी प्लस फॉस्फेट मिलके ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इस एडीपी के साथ ये जो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक जो रिलीज हो रहा है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है और लास्ट में ये पायरुविक एसिड बन गया। अब यहाँ पर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इसमें कार्बन 3 है। तो यहाँ पर एक्चुअल में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं जो 3-3 कार्बन के हैं। तो 6 कार्बन का ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड्स में। अब इस रिएक्शंस का जो नटसेल में जो आउटपुट है, ये तो ओवरऑल रिएक्शन मैंने 10 स्टेप में दिखाई है, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस को केवल एक सिंगल ही रिएक्शंस में आप रिप्रेजेंट करो, तो उस केस में क्या होगा, अपने को इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है। और इनपुट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है, इनपुट के अंदर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस 2 मॉलिक्यूल एटीपी, एक एटीपी यहाँ पर, एक एटीपी यहाँ पर, प्लस 4 मॉलिक्यूल एडीपी। ये तो इनपुट है और इसके बदले आउटपुट में अपने को क्या मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, और ये जो 2 एटीपी थी ये कन्वर्ट हो जाएगी 2 एडीपी में, और यहाँ पर जो 4 एटीपी थी ये कन्वर्ट हो जाएगी 4 एडीपी में। इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल कोएंजाइम्स के, तो यहाँ पर 2 NAD प्लस 2 NAD, और ये NAD जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 2 NADS2 में। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का इनपुट है, ये आउटपुट है। इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल पानी के भी यहाँ पर निकल रहे हैं इस स्टेप में, 2 मॉलिक्यूल पानी के भी यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं, तो प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस आप जब करोगे, 2 एटीपी और ये यहाँ पर एटीपी है, 2 एटीपी इनपुट है और बदले में 4 एटीपी प्राप्त हो रही है, तो 2 एटीपी की नेट गेन यहाँ पर होगी। यहाँ पर 4 एडीपी काम में आ रही है, यहाँ पर 2 एडीपी बन रही है, 2 एडीपी यहाँ पर प्लस है, और 2 कोएंजाइम NAD यहाँ पर काम में आ रहे हैं, ये NADH2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑल रिएक्शंस क्या हो जाएगी, ग्लूकोज प्लस 2 एडीपी प्लस 2 NAD इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड प्लस 2 मॉलिक्यूल ATP प्लस 2 मॉलिक्यूल NADH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर। अब यहाँ पर एनर्जी का आउटपुट यदि आप देखो तो सबस्ट्रेट लेवल पर अपने को यहाँ पर 2 ATP की प्राप्ति हो रही है,
2 एटीपी काम में आ रही है, बदले में 4 एटीपी बन रही है, तो 2 एटीपी का यहाँ पर नेट फायदा हो रहा है, नेट गेन हो रहा है। इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर NADH2 के बन रहे हैं। अभी NADH2 मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे वहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन होगा और एक NADH2 के ऑक्सीकरण से 3 ATP की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल NADH2 के हैं, तो इसका जब ETS होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, तो यहाँ पर 6 ATP के मॉलिक्यूल्स की अपने को प्राप्ति होती है। तो 2 ATP तो सबस्ट्रेट लेवल पे बन रही है और 6 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के द्वारा बन रही है। तो ओवरऑल 8 ATP का अपने को इसमें नेट गेन होता है। अब ये जो पायरुविक एसिड जो बना, अब ये डिपेंड करेगा ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। यदि ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। यदि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है उस केस में या तो पायरुविक अम्ल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा या फिर एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। और जब भी एल्कोहल बनता है इसका मतलब वहाँ पर फर्मेंटेशन हो रहा है। तो पायरुविक एसिड का आगे का जो भविष्य है, इसका आगे का जो फ्यूचर है, ये डिपेंड करेगा ऑक्सीजन अवेलेबल है या ऑक्सीजन एब्सेंट है। यदि ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये पायरुविक एसिड ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटिल कोएंजाइम में ये फिर चला जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। और यदि ऑक्सीजन एब्सेंट होगी उस केस में या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर एल्कोहल बनता है C2H5OH। तो ये जो रिएक्शंस हैं इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, एल्कोहल बन रहा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसलिए इंडस्ट्री में जो शराब जो बनती है वो शराब इस शुगर से बनती है। क्यों? मार्केट में अंगूर की भी जैसे शराब आती है, दाख की भी शराब आती है, गन्ने से भी शराब बनती है। ये सारे मोनोसैकेराइड्स हैं सारे। तो मोनोसैकेराइड का जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ये होगा तो यहाँ पर किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन जब होता है तो उसके अंदर एल्कोहल बनती है। लैक्टिक एसिड जो है ये अपनी बॉडी मांसपेशियों बनता है। क्यों? आदमी जब भी एक्सरसाइज करता है तो आदमी थक जाएगा अचानक, और उस केस में क्या होगा, मांसपेशियों को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, और मसल में जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड मसल्स में बनेगा आदमी को उतनी ज़्यादा थकावट आती है, उतनी गहरी नींद आती है। लेकिन मांसपेशियों में बनने वाला जो लैक्टिक एसिड है इसका वापस रिसाइकिल हो जाता है और वापस इन मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर सिंथेसिस हो सकता है। तो ये एक नटसेल में ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शंस। इसको मैं एक बार फिर शॉर्ट में ब्रीफ कर दूं। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है ये ग्लाइको साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है और इसमें कोई बेसमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये 3 डायमेंशनल रिएक्शंस हैं। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है, और इसकी खोज 3 साइंटिस्ट ने की थी, एम्डेन, मेयरहॉफ और पारानास। इसलिए इनके सम्मान में इसको EMP पाथवे के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये टोटल रिएक्शन 10 पदों में संपन्न होती है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें पहली रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन और 10 नंबर की रिएक्शन ये यूनिडायरेक्शनल होती है, और बाकी सारी रिएक्शन इसमें बाई डायरेक्शनल होती है। और ये टोटल इसमें 10 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप फॉस्फोरिलेशन फर्स्ट, आइसोमराइजेशन फर्स्ट, फिर फॉस्फोरिलेशन सेकंड, फिर एल्डोल क्लीवेज, फिर आइसोमराइजेशन सेकंड, इसके अंदर फॉस्फोरिलेशन विद डिहाइड्रोजनेशन और सिंथेसिस ऑफ ATP, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इसको म्यूटेशंस भी बोल सकते हैं।
डिहाइड्रेशन, यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और लास्ट में पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है और एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये ओवरऑल 10 स्टेप में ये ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है, ये कंप्लीट होता है। अब इसके आगे की जो रिएक्शंस हैं वो नेक्स्ट व्याख्यान में मैं आपसे शेयर करूँगा। आगे की रिएक्शंस में क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड बना, अब इसका आगे का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। यदि ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एसिटिल कोएंजाइम में बन जाएगा और ये एसिटिल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता है। यदि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है उस केस में क्या होगा, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या एल्कोहल बनेगा और ये रिएक्शन फर्मेंटेशन के नाम से जानी जाती है। सो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान ग्लाइकोलाइसिस, और मैं समझता हूँ ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा। और फिर भी कोई किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप लगातार हमसे संपर्क में रहें और आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। और एक बार अंत में मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।